हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम सीमा है और आप सभी का एक बार फिर से विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम पर स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने आपके जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे और सिख युद्ध थे उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसको हम आगे बढ़ाएंगे, जो है हमारा मराठा युद्ध। ठीक है, आज की टॉपिक का जो मेन आपका पार्ट रहने वाला है क्लासेस का, वो आपके मराठा युद्ध के बाद में कुछ हम जनजातीय आंदोलन देखेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने आपके जनजातीय क्षेत्रों में एक तरीके से उनके क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। तो धीरे धीरे हर जगह से भारत में छोटे छोटे क्षेत्रों से आंदोलन होने शुरू हुए थे। ठीक है, तो क्लासेस की शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक बार यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सारे आपके रिलेटिव्स में ये चैनल पहुंच सके और बच्चे इस क्लास को, जो फ्री क्लासेस आपको दी जा रही है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और बच्चे आप स्टूडेंट लोग जो है वो तैयारी कर सके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम अपनी टॉपिक की, और वो है हमारा आंग्ल मराठा युद्ध से। और आंग्ल मराठा युद्ध के पहले थोड़ा पृष्ठभूमि देखेंगे उसकी कि शुरुआत होने का क्या रीजन था, कैसे पहले मराठा जो थे अपने अंग्रेजों के साथ में भी मिले हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ में भी कैसे दोनों के बीच में दरार पड़ी जाती है और फिर वो आपका युद्ध का रूप ले लेती है। ठीक है, तो आपके आंग्ल मराठा युद्ध में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, जिसमें से 1775 से लेके 1818 के मध्य ये युद्ध आपके हुए थे, तीनों आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि मराठा जो था वो पूरी तरीके से विनाश हो जाता है इस युद्ध में, और इस युद्ध के बाद में मराठा शक्ति जो थी वो एक तरीके से पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ठीक है, 1773 में रघुनाथ राव जो थे अपने भतीजे नारायण राय की हत्या करके यहाँ पे क्या बनते हैं, पेशवा बनते हैं। यानी कि आपके मराठा में स्टार्टिंग के आपके जितने भी मराठाए हुए थे, आपके शिवाजी हुए आपके, ठीक है, तो आपके जो रघुनाथ राव थे, ठीक है, ये मराठा की गद्दी पे बैठना चाह रहे थे, लेकिन इनको कभी भी वो शक्तियां जो थी वो हासिल नहीं होती। उन्होंने फिर अंग्रेजों के साथ में कैसे अपने गठबंधन बना लिए थे ताकि वो मराठा पे अपना शासन बना सके, लेकिन इन्होंने अपनी गद्दी को हासिल करने के लिए नारायण राव की हत्या करके पेशवा बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही उनको पेशवा के पद से हटा दिया जाता है, क्योंकि नारायण राय की जो विधवा थी, नारायण राव की जो पत्नी थी, उनके अपने जो छोटे बेटे थे माधव राव नारायण, उसको गद्दी पे बिठा दिया जाता है। ठीक है ना, और वो किसकी मदद से, नाना फडणवीस की मदद से पेशवा की गद्दी पर बैठते हैं। रघुनाथ राव की पेशवा की गद्दी छीन ली जाती है और वो अंग्रेजों से फिर मदद लेने पहुंचते हैं, और रघुनाथ राव अंग्रेजों से फिर क्या कर लेते हैं, सूरत की संधि कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो रघुनाथ राव थे वो हमेशा आपकी मराठा की गद्दी पे बैठने के लिए उन्होंने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से मदद लेने जाते हैं, और अंग्रेजों की मदद के दौरान उन दोनों के बीच में सूरत की संधि होती है। ठीक है, और इसी सूरत की संधि के माध्यम से आपके 1775 में ये सूरत की संधि होती है, और रघुनाथ राव को पेशवा की गद्दी वापस दिलाने के लिए 2500 सैनिकों की यहाँ पे टुकड़ी तैयार की जाती है, और रघुनाथ राव ने बाजीराव के साथ में 1739 में पुर्तगालियों से विजित जो आपके दो क्षेत्र थे, सालसेट और बसीन क्षेत्र, ठीक है, वो यहाँ पे क्या किया था, अंग्रेजों को देने का वादा किया था। किसने किया था, रघुनाथ राव ने किया था अंग्रेजों को देने के लिए। ठीक है, किसकी, सूरत की संधि के अवेज में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है आपका, यही से आपका मराठा युद्ध जो है वो प्रारंभ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक बार फिर आपके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपके घरेलू मामलों में फिर दखल अंदाजी देती है, वो रघुनाथ राव की सहायता मांगने के बाद में। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 के बीच में लड़ा गया था, जिसमें रघुनाथ राव ने आपके पेशवा बनाने के लिए इस युद्ध को प्रारंभ किया था, और इस युद्ध के दौरान 1776 में
पुरंदर की संधि कर ली जाती है। ठीक है, पुरंदर की संधि कब होती है? तो 1776 में होती है। ठीक है, पुरंदर की संधि 1776 में, ये संधि ध्यान रखना है, उनका डेट ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में पुरंदर की संधि के बाद में अंग्रेज इस संधि को मानने से मना कर देते हैं। जब पुरंदर की संधि की गई थी तो मानने से मना इसलिए किया गया था कि पहले से ही रघुनाथ राव के साथ में वो सूरत की संधि कर बैठे थे, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों ने इस संधि मानने से इनकार कर लिया था। ठीक है, इस युद्ध में कर्नल कीटिंग, कर्नल अपटन, कर्नल एंगस्टन तथा उसके बाद में कर्नल कार्बक ने अंग्रेजों की अगुवाई की थी, यानी कि इनका गुट बना हुआ था जो इस मैदान में उतरा हुआ था। ठीक है, और इसके बाद में वार्न हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के गवर्नर बने थे। मराठाओं की युद्ध की तरफ से महाजी सिंधिया व आपके होलकर साहब जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से आपके नेतृत्व करने वाले कौन थे? आपके कर्नल कीटिंग, अपटन, एंगस्टन और आपके कार्बक थे। और वही आपके मराठा की तरफ से जो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे वो महाजी सिंधिया और महालराव होलकर जो थे वो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। अंत में इस युद्ध का नतीजा ये होता है कि 1782 में सालबाई की संधि कर ली जाती है और इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि सालबाई की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो जो सालबाई की संधि हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 1782 में हुई थी। ये बस यही फैक्ट है आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1782 में। और सूरत की संधि जो पहले हुई थी वो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता रखा है, वो कब हुई थी? 1775 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब सालबाई की संधि के अंदर क्या क्या उनके एग्रीमेंट हुए थे? उसमें यह था कि रघुनाथ राव की मदद करने से अंग्रेजों ने क्या कर दिया? यहाँ पे इनकार कर दिया। ठीक है, अंग्रेज यहाँ से मुकर गए, जबकि सूरत की संधि में सब कुछ तय हुआ था। और 25,000 मासिक पेंशन देना उनको क्या किया? स्वीकार कर दिया अंग्रेजों ने, कि रघुनाथ राव को 25,000 पेंशन देके उनको सीमित कर दिया गया, ना कि राजगद्दी पे बिठाने के लिए उनके वादे को लेके चले। माधव राय नारायण राय जो द्वितीय थे उनको अगला पेशवा बना दिया जाता है, यानी कि आपके रघुनाथ राव ने, ठीक है, जो नारायण राव की हत्या करके पेशवा बना था, लेकिन जब वापस उनकी विधवा पत्नी जो थी नारायण राव की, वो अपने पुत्र माधव राय नारायण को पेशवा बनाती है, वो नाना फडणवीस की मदद से बनाती है। ठीक है, और उसी के बाद में जब आपके रघुनाथ राव को हटा दिया गया था तो रघुनाथ राव ने सूरत की संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ में। अंग्रेजों ने वादा किया था कि वो उनकी गद्दी को दिलाएंगे, लेकिन प्रथम आपके मराठा युद्ध के बाद में सालबाई की संधि हो जाती है और सालबाई की संधि में फिर आपके अंग्रेज एक बार मुकर जाते हैं, रघुनाथ राव की बात मानने से इनकार कर देते हैं और उनको 25,000 रुपए मासिक वेतन यानी कि मंथली पेंशन देके उनको सीमित कर दिया जाता है। और फिर अगला जो पेशवा मराठा की आपकी गद्दी पे बैठते हैं वो थे आपके माधव राव नारायण राव द्वितीय को अगला पेशवा बना दिया जाता है। और यह तय किया गया, ठीक है, इस पेशवा बनाने के बाद में यह तय किया गया था कि अंग्रेज और मराठों के मध्य अगले 20 वर्ष तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। ठीक है, एक किस संधि के तहत तय हुआ था? ये थी आपकी सालबाई की संधि जो 1782 में होती है। और इसी युद्ध के तहत में ये तय किया गया कि अगले 20 वर्ष के अंदर ना तो मराठा युद्ध करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ में, ना अंग्रेज करेंगे मराठा के खिलाफ में। इस युद्ध का मतलब यही था कि एक दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार ना करना, एक दूसरे की आपकी राजनीति पॉलिसी में हस्तक्षेप ना करना। ठीक है, लेकिन कारण यही उत्पन्न होता है क्योंकि द्वितीय आपका जो मराठा युद्ध होता है उसका रीजन ही होता है कि इस 20 वर्ष के एग्रीमेंट को अंग्रेजों द्वारा तोड़ दिया जाता है और इसी के दौरान एक बार फिर से द्वितीय आंग्ल आपके मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1803 से लेके 1806 के बीच में लड़ा गया था। तो 1800 में जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और इस मृत्यु के बाद में मराठा के अंदर बहुत सारे भेदभाव और सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। जब तक नाना फडणवीस थे तब तक तो आपके अंग्रेजों ने जो एग्रीमेंट किया था अंग्रेज भी उस एग्रीमेंट के थ्रू चल रहे थे, लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो आपके पेशवा को लेके आपके मराठा के अंदर भी फूट पड़ जाती है और अलग अलग जगह से
सारे लोग अपने अपने छोटे छोटे साम्राज्य जो है वो उत्पन्न कर लेते हैं, इसलिए आपके होल्कर हुए आपके, ठीक है ना, तो आपके छोटे छोटे साम्राज्य जो है वो यहाँ पे उठ जाते हैं, ठीक है ना, और अपने ही घरेलू आपके एक तरीके से संघर्ष में सत्ता को लेके यहाँ पे षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। मराठा इसमें पेशवा, संध्या हुए, गायकवाड़ हुए, होलकर हुए, भोसले हुए, ठीक है ना, तो ये सब जो थे वो अपने अलग अलग गुट में बढ़ चुके थे जैसे नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। सत्ता के अधिकार को लेकर आपसी द्वंद्व इनके बीच में हो गए, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे लोग, और होलकर ने बाजीराव द्वितीय को हटाकर विनायक राय को पुणे में पेशवा की गद्दी पर यहाँ पे बिठा दिया गया। तब बाजीराव द्वितीय अपने पिता रघुनाथ राव की भांति अंग्रेजों की मदद मांगने के लिए बसीन गया था, ठीक है, और बसीन में ही वहां पे 1802 में क्या कर ली जाती है, संधि कर ली जाती है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बसीन की संधि हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है। तो आपकी बसीन की जो संधि हुई थी वो हुई थी आपके 1802 में, और ये किसके बीच में हुई थी, तो ये हुई थी आपके अंग्रेजों के और बाजीराव द्वितीय के बीच में ये संधि होती है 1802 में, ठीक है। और इस संधि के तहत क्या क्या तय किया गया था, तो वो था कि बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो बनाई गई सहायक संधि थी उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। हर एक संधि का मतलब यही होता था सहायक संधि को स्वीकार करना, और सहायक संधि जो थी वो आपके किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाई गई थी, लेकिन सर्वप्रथम जो लाई गई थी वो डुप्ले के द्वारा लाई गई थी, जिसका यूज किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है ना। तो सहायक संधि को बाजीराव द्वितीय यहाँ पे स्वीकार कर लेते हैं, और उसके बाद में सहायक संधि के तहत एक अंग्रेजी फौज की टुकड़ी अपने राज्य में रखने का प्रावधान हुआ, यानी कि अंग्रेज की टुकड़ी जो थी अब वो मराठा के यहाँ पे रहेगी, जिसका आर्थिक व्यय किसको करना था, मराठा को करना था, राजा को करना, राज्य को करना था इस व्यय का। अंग्रेज जितने भी सैनिक रहेगी उनके खाने पीने का लेके सब कुछ सुविधाएं जो थी वो राज्य के ऊपर डाल दी जाती थी। राज्य को अपनी खुद की सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। इसके साथ ही राज्य के सभी जितने भी बाहरी मामले थे, बाहरी मामले कि वो राज्य के अंदर हो या विदेशी मामले हो, तथा राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजी सरकार ले लेती थी, ठीक है। लेकिन एक तरीके से वहां का जो शासक होगा वो सिर्फ क्या करेगा, गद्दी पे बैठेगा और जन सामान्य की सुविधाएं देखेगा खाली, ठीक है। लेकिन जितनी भी सत्ता होगी, आपका कितना सैनिक रखना है, कौन आपके यहाँ पे, आप किसकी सेना की सहायता ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, सारी चीजें तय हो जाती थी ताकि आप भविष्य में उनके खिलाफ में कोई युद्ध ना कर सके, ठीक है। साथ ही किसी और अन्य कंपनियों से आप कोई भी संबंध नहीं रखेंगे या कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेंगे। जिस तरीके से टीपू सुल्तान ने मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की आपके यूरोपियन कंपनियों की सहायता ली, विदेशी सहायता ली थी, जैसे अरब कस्तूनिया काबुल की सहायता ली थी, तो इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी राज्य किसी विदेशी संबंध से या यूरोपीय कंपनी से कोई भी संबंध नहीं रखेगा। मराठाओं की हार का मुख्य कारण था उनकी एकता का अभाव होना, ठीक है ना। आज तक जितने भी अगर अंग्रेजों ने शासन किया है हमारे भारत पे, तो उसका कारण ही एक रहा एकता का अभाव, यानी कि सब अपने अपने एक तरीके से राज्य तक सीमित होते थे कि बस मेरे राज्य पे कोई अधिकार ना कर ले, मेरी गद्दी को कोई छीन ना ले। लेकिन किसी ने भी आपके जितने साम्राज्य थे यहाँ पे, अगर वो मराठा लो, वो सिख लो, वो आपके अगर मुगल साम्राज्य की भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कैसे नष्ट करके उन्होंने इतने ताकतवर साम्राज्य को नष्ट करके अंग्रेजी कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश हो गई, और अपने पॉलिसी, जिस पॉलिसी से वो आई थी, बिजनेस के पॉलिसी से लेके वो कैसे पॉलिटिशियन की एक पॉलिसी बना लेती है, उसका रीजन ये एक है एकता का ना होना, और अपने घरेलू मामलों तक सीमित होकर घरेलू युद्ध में वो हमेशा अपना लड़ते रहे थे, ठीक है। एकता का अभाव होने के कारण मराठा, ठीक है, सभी मराठा साथ थे, लेकिन अपने आंतरिक कलह के कारण एकजुट होकर वो लड़ नहीं सके थे। अंग्रेजों की सहायता से बाजीराव द्वितीय को अगला पेशवा बना दिया जाता है, और 1806 में राजपुर घाट की संधि करके इस युद्ध को समाप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले वो एक संधि कर लेते थे, अंग्रेज लोग उस संधि के माध्यम से एग्रीमेंट कर लेते थे कि ये प्रावधान है, इस प्रावधान को आपको माना है,
मानना है। और फिर लास्ट में एक संधि करके वहीं पे एक बॉर्डर एक तरीके से बना के वहाँ पे एग्रीमेंट करके उस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है, ताकि वो युद्ध आगे और ना बढ़े। तो आपको राजपुर घाट की संधि याद रखना 1806 में होती है, मराठा और अंग्रेजा के बीच में, यानी कि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में होती है संधि। ठीक है, आपका जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये आपके 1817 से लेके 1818 के बीच में लड़ा गया था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सॉरी मराठा युद्ध। ठीक है, तो इस समय तक मराठा जो थे वो काफी कमजोर हो चुके थे। ठीक है, और अंग्रेज इस बात का फायदा उठाने के लिए फिर एक बार युद्ध का क्या करते हैं, वो बहाना ढूंढते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजों को हमेशा जो भी उनके बीच में संधियों के एग्रीमेंट होते थे तो उनको वापस कोई ना कोई अपना लाभ देखने के लिए वो बहाना ढूंढते थे, ताकि कैसे छोटा मोटा बहाना देखकर भी उस युद्ध को प्रारंभ कर दिया जाए। ठीक है, और इसी एक घटना के अनुसार पेशवा के एक मंत्री थे। ठीक है, एक पेशवा एक जो मंत्री थे गायकवाड़ के दूत की हत्या कर दी गई थी, और इसी कारण से ये जो आपका थर्ड मराठा युद्ध होता है वो आपको अंग्रेजों को बहाना मिल जाता है, क्योंकि मंत्री गायकवाड़ की जब हत्या कर दी गई तो अंग्रेजों ने ये बहाना मिलते ही तृतीय आपका जो मराठा युद्ध था उसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों ने लॉर्ड मार्क्विस हेस्टिंग के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा, और मराठा की तरफ से जो आपके युद्ध लड़ रहे थे वो बाजीराव द्वितीय और अन्य सरदार जो थे वो उनके साथ में थे। ठीक है ना, और इस युद्ध में आपके पूना की संधि होती है, और इस पूना की संधि के माध्यम से इस युद्ध को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। 1818 में पूना की संधि होती है। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल आपके मराठा युद्ध का रीजन क्या था कि आपके एक मंत्री की हत्या कर दी गई थी, और इस हत्या का बहाना ढूंढ लिया अंग्रेजों ने, और इसी के माध्यम से उन्होंने तीसरे आपके मराठा युद्ध को शुरू कर दिया था, जिसमें आपके बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज आपके लॉर्ड मार्विक्स हेस्टिंग की तरफ से लड़ा गया था। अब आपकी पूना की संधि जब 1818 में हुई थी तो उसमें क्या एग्रीमेंट हुआ था, इसमें यह हुआ था कि अंग्रेजों के द्वारा जो पेशवा का पद था वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। यहाँ से अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिट्टूर, ठीक है, बिट्टूर में पेंशन लेकर भेज दिया जाता है, जहाँ पे 1853 में उनकी वहीं पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद में उनके जो दत्तक पुत्र थे उनको गोद लिया था, यानी कि बाजीराव द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने धोतु पंत, ठीक है ना, जो उनके दत्तक पुत्र जो गोद लिया पुत्र था उनको क्या किया था, उन्होंने गोद लिया था। जब धोतु पंत अपने पिता की मृत्यु के बाद में आपके अंग्रेजों के साथ में, ठीक है, अंग्रेजों के पास में पेंशन मांगने के लिए गए थे कि मेरे पिता के बदले वो पेंशन मुझे दी जाए, तो अंग्रेजों ने इनकी बात को क्या कर दिया, मना कर दिया था, और इसी बात को लेके धोतु पंत भी फिर अंग्रेजों के अगेंस्ट में हो गया। और आपको पता होगा कि जब आपके 1857 की क्रांति होती है तो महारानी जो आपकी लक्ष्मीबाई थी, जो झांसी की तरफ से नेतृत्व कर रही थी, वो उनके साथ में मिल जाता है और 1857 की क्रांति में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो धोतु पंत द्वारा अंग्रेजों की पेंशन की मांग करने पर अंग्रेजों द्वारा मना कर दिया गया, तो धोतु पंत ने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और आपके तात्या टोपे के साथ में अंग्रेजों के खिलाफ में क्या कर दिया, विद्रोह में भाग ले लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके तीनों जो मराठा युद्ध हुए थे वो यहाँ हो जाते हैं खत्म। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि आपके जितनी भी संधियां हुई है संधियों को पहले तो ध्यान रखना है, और संधि से पहले ध्यान रखना है आपके जो तीन आपके मराठा युद्ध हुए थे उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सूरत की संधि ध्यान रखना है, और सूरत की संधि जो हुई थी उसका कारण था गद्दी को लेके, पेशवा के पद को लेते हुए हुई थी, जो रघुनाथ राव ने की थी आपकी। ठीक है ना, कब की थी, 1765 में। फिर आपकी प्रथम मराठा युद्ध 75 से 82 के बीच में होती है, और इसमें ध्यान रखना है कि जब युद्ध समाप्त होता है तब सालबाई की संधि होती है। ठीक है, और सालबाई की संधि 1782 में होती है आपकी, और इस सालबाई की संधि में 20 वर्ष का एग्रीमेंट बनता है कि इसमें कोई भी आपका युद्ध नहीं लड़ा जाएगा।
द्वितीय मराठा युद्ध जो होता है उसमें होता है आपकी नाना फडणवीस की जब मृत्यु हो जाती है, तो अपने घरेलू मामलों में सत्ता को लेकर जब षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं, तो इसका फायदा अंग्रेज फिर से एक बार उठाते हैं। यानी कि जब मदद मांगने के लिए बाजीराव द्वितीय वहां पे पहुंचे थे, तो वहां पे 1802 की संधि कर ली जाती है, वो होती है बेसिंग की संधि 1802 में। ठीक है, बेसिंग की संधि में आपके जो वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि अपनाई गई थी उसमें एग्रीमेंट कर दिया जाता है, और इसी एग्रीमेंट के थ्रू आपका बेसिंग की संधि पूरी होती है। ठीक है, बेसिंग की संधि के बाद में राजपुर घाट की संधि के साथ में द्वितीय मराठा युद्ध समाप्त करके आपका तृतीय मराठा युद्ध होता है, और उसका रीजन होता है एक मंत्री की हत्या कर दी जाती है, और इसी हत्या का अंग्रेज फायदा उठाते हैं। यानी कि अंग्रेजों को बहाना मिल जाता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी यहाँ से शुरू कर देते हैं, और अंतिम परिणाम ये निकलता है कि आपकी इसमें बाजीराव द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है, और उस मृत्यु के बाद में एक तरीके से पेशवा पद जो था वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया, और मराठा जो था वो नष्ट हो चुका था एक तरीके से। ठीक है ना, और 1818 में पुणे की संधि के माध्यम से हमेशा के लिए मराठा का युद्ध यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे मराठा युद्ध जो थे वो समाप्त हो जाते हैं। हमने अपने जो तीनों आपके कर्नाटक का युद्ध हुए, मराठा हुए, मैसूर हुए और सिख युद्ध हुए, ये आपके चारों के चारों जो युद्ध थे जो इम्पोर्टेंट, आपके अंग्रेजों ने किस तरीके से इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप किया था, और किस तरीके से एक एक साम्राज्य यहाँ पे नष्ट हो जाता है, और अंग्रेजों की प्रभुत्ता जो है यहाँ पे मजबूत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अंग्रेज कंपनी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उन्होंने एक तरीके से हर जगह पे अपने क्षेत्र को विस्तारित कर दिया था, हर जगह अपने कंपनियां खोल रखी थी, कोटियां खोल रखी थी, और फिर कैसे उन्होंने अपने जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, जो जनजातियां जहाँ पे निवास कर रही थी, वहाँ पे उनके क्षेत्र को लेकर भी वहाँ पे उन्होंने अपने अधिकार कर लिए, और फिर धीरे धीरे वहाँ से किस तरीके से विद्रोह का रूप एक तरीके से ले लेते हैं जनजातीय लोग भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में जनजाति आंदोलन होने के क्या कारण रहे थे। ठीक है, आपको पता होगा कि छोटी छोटी जगह पे जहाँ पे जनजातियां अपने क्षेत्र में जहाँ खेती करती है, ठीक है, तो वहां पे अंग्रेजों ने अपने ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए वहां पे जोड़ दिया था जो उनके कच्चे माल के रूप में ज्यादा उपयोग में आती हो। आपको पता होगा नील की खेती को लेकर हुआ, जो नील जो था वो अपने कपड़े को लेके हुए उनके बहुत ज्यादा ही रोल करता था, तो उनकी खेती को उन्होंने भारत में ज्यादा बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भारत में कई जगह पे ऐसे क्षेत्रों पे कब्जे कर लिए थे जो आम आदमी के या आम व्यक्ति के लिए वो नुकसान में रहा। ठीक है, तो फिर आपके देखते हैं एक एक हम अपने जनजातीय आंदोलन को, कि जनजातीय आंदोलन क्यों स्टार्ट हुए थे, और ये आपने किस तरीके से इस युद्ध को भी एक तरीके ब्रिटेन जो साम्राज्य है वो उनको एक एक को दबा देते हैं अपने सैनिक युद्ध के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रिटिश भारत के जनजातीय आंदोलन में देखते हैं आपका फकीर विद्रोह। ठीक है, फकीर विद्रोह देखते हैं हम। ठीक है, तो फकीर विद्रोह जो था वो आपका 1776 से लेके 1777 तक चला था। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ये फकीर विद्रोह और ये आपका कब हुआ था, इतना ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो क्वेश्चंस बनेगा वो यही तक सीमित है, बाकी आपको सारी चीजें समझने की है। ठीक है, और कुछ ऐसे फैक्ट हो सकते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट के थ्रू बन जाए। अब ये जो आपका युद्ध था, यानी कि जो फकीर जनजातीय आंदोलन हुआ था, उसका रीजन था कि यहाँ पे जो घुमक्कड़ आपके मुसलमान थे, उनके आपके जो धार्मिक फकीर थे, उनको लेकर ये आपका आंदोलन हुआ था। ठीक है ना, यानी कि जो मुसलमान जो घुमक्कड़ लोग थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो उनके जो धार्मिक फकीर थे उनके बीच उनको लेकर ये आंदोलन जो था वो छिड़ा था। ठीक है, जिसके नेता कौन थे, मजनू शाह, और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में ये विद्रोह करते हुए जमींदार और किसानों से इन लोगों ने क्या की थी, धन की वसूली की थी। यानी कि अंग्रेजों ने जब इनके खिलाफ में विद्रोह छेड़ दिया था, यानी कि जब इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ में, तो फिर उनके जो नेता थे वो थे मजनू शाह, और मजनू शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हुए
तो जितने बड़े बड़े जमींदार और किसान लोग थे उनसे धन की उन्होंने वसूली करके भरपाई की। ठीक है, तो फकीर विद्रोह में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, और इम्पोर्टेंट है इनका नेता। ठीक है, तो इनके नेता का ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका बनेगा। सन्यासी विद्रोह, ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो था वो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट करके चलना है क्योंकि इसका रोल जो है वो आपका क्या है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। उसका रोल ये है कि जो आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, ठीक है ना, उनकी जो आपकी उपन्यास है बंकिम चंद्र जी का आनंद मठ, उसमें उल्लेख कर रखा है सन्यासी विद्रोह का कि सन्यासी विद्रोह किस तरीके से अंग्रेजों ने उनका शोषण किया था और किस तरीके से ये आंदोलन छिड़ा था। ठीक है, तो इसका बकायदा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपनी आनंद मठ जो था उनमें इस विद्रोह का उल्लेख किया है। इस विद्रोह का जो केंद्र था वो था आपका बंगाल। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। और इस विद्रोह का जो रीजन था वो था कि जितने भी तीर्थ यात्री थे जो तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो उनके तीर्थ यात्रा का जो मार्ग था उनकी यात्रा पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिए थे और इसी प्रतिबंध को लेकर सन्यासियों ने विद्रोह छेड़ दिया था। ठीक है, तो तीर्थ स्थलों पर यात्रा करने पर सन्यासों पर प्रतिबंध लगाने पर ये जो युद्ध था ये जो आपका आंदोलन छेड़ने का प्रमुख कारण रहा था। कब हुआ था, 1770 से लेकर 80 के बीच में हुआ था और इसमें आपका केंद्र जो रहा था वो बंगाल रहा था। सन्यासियों को लेकर ये विद्रोह था और इस विद्रोह का जो आपका उल्लेख है वो आनंद मठ आपके उपन्यास में मिलता है। इसके बाद में आपका जो तीसरा जनजातीय आंदोलन होता है वो होता है बहावी आंदोलन, जो आपके 1820 से 70 के बीच में ये आंदोलन होता है और ये एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, ये क्या था आपका, एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था जो उत्तर पूर्वी तथा मध्य भारत में सक्रिय था। यानी कि आपके उत्तर पूर्वी भाग से लेके मध्य भारत में युद्ध लड़ा गया था। बहावी आंदोलन में मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक के तौर तरीके से मुक्त करने के लक्ष्य पर यह कार्य कर रहा था ये आंदोलन। ठीक है, बहावी आंदोलन के जो आपके संस्थापक थे यानी कि जो नेता थे वो थे आपके अब्दुल बहाव। ठीक है, इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे आपके अब्दुल बहाव। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व यानी कि भारत में इस आंदोलन का जो नेतृत्व थे वो सैयद अहमद बरेली ने किया था और सैयद अहमद बरेली की जब मृत्यु हो जाती है तो इस आंदोलन का जो केंद्र था वो केंद्र आपका पटना में शिफ्ट हो जाता है। यानी कि केंद्र आपका मुख्य जो बन जाता है वो पटना में बन जाता है। ठीक है, बहावी आंदोलन के बारे में एक कोट्स बोला जाता है या कहा जाता है कि ये जो आंदोलन था ये किससे मैच करता है, तो इसकी तुलना हम 1857 की क्रांति से कर सकते हैं क्योंकि 1857 की क्रांति से भी कहीं अधिक नियोजित और एक तरीके से संगठित आंदोलन था। ठीक है ना, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जनजातीय आंदोलन था जिसकी तुलना 1857 की क्रांति से की जा सकती है, तो वो था आपका बहावी आंदोलन। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है ये बहावी आंदोलन क्या था, मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। कब हुआ था, 1820 से 70 के बीच में हुआ था और इनके नेता जो थे वो सैयद अहमद बरेली खां थे, जो आप इनके नेतृत्व इन्होंने किया था, जबकि इसके संस्थापक यानी कि संस्थापक कौन थे, अब्दुल बहाव। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में कूका आंदोलन भी बहुत ही आपका फेमस है। फेमस का मतलब ये आपका एग्जाम के लिए फेमस है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कूका आंदोलन आपका 1860 से लेकर 70 के बीच में लड़ा गया था और इस आंदोलन के प्रारंभ होने में जो वो मेन रोल था या कारण था वो था धार्मिक आंदोलन। यानी कि ये भी आंदोलन एक तरीके से पंजाबियों का आंदोलन था, यानी कि आपके जो आंदोलन था, ठीक है, वो पंजाब के जो धार्मिक पंजाब के जो लोग थे उनको लेके एक का आंदोलन था। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ लेकिन शीघ्र ही राजनीतिक आंदोलन में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत जो थी उसके नेता थे भगत जवाहर मल। ठीक है ना, कूका आंदोलन के नेतृत्व करता थे भगत जवाहर मल और सिख की प्रभुसत्ता की स्थापना
को लेकर ये आंदोलन हुआ था। उनका लक्ष्य भी यही था, उनके अपने धर्म को लेकर, ठीक है। लेकिन ये धार्मिक आंदोलन धीरे धीरे आपके राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो जाता है। कूका आंदोलन के नेता में और जो आते हैं वो राम सिंह कूका थे, ठीक है। और राम सिंह कूका को सरकार ने रंगून में निर्वासित कर दिया, जहां पर उनकी 1885 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कूका आंदोलन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि कूका आंदोलन कब हुआ था? 1860 से लेके 1870 के बीच में हुआ था, और एक धार्मिक आंदोलन था। जो धार्मिक आंदोलन धीरे धीरे आपके राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो जाता है, और इसके जो नेतृत्व करता थे, यानी कि शुरुआत किसने की थी? भगत जवाहर मल ने की थी, और जिसके नेता थे वो थे राम सिंह कूका, ठीक है। जिसको बाद में अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है और रंगूर भेज दिया जाता है, जहाँ पे 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और कूका आंदोलन को भी एक बार अंग्रेजों द्वारा दबा दिया जाता है और वहीं पे समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे जनजातीय, यानी कि जो आदिवासी जनजातीय विद्रोह थे, ठीक है, उसके क्या कारण थे? तो सबसे पहले है आपका कौल विद्रोह, ठीक है। कौल विद्रोह, ये कौल जो कहाँ पे है? ये है आपके रांची, छियाभूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ है, जहाँ पे आपका झारखंड है, ठीक है। और इस विद्रोह का कारण क्या था? तो कारण था कि आदिवासियों की भूमि को उनके मुखिया, यानी कि उनके मुखिया कौन थे? मुंडा, ठीक है, मुंडों से छीनकर मुसलमान तथा जो सिख किसान थे उनको देना, ठीक है, मुख्य कारण ये था। और यही से इस विद्रोह को 1832 से लेके 37 तक आपका चला था, ठीक है। कब चला था विद्रोह? 1832 से लेके 1837 के बीच में। विद्रोह का कारण क्या था? कि आपके जो आदिवासी की जो भूमि थी, उस भूमि को मुसलमान और पंजाबों को दे दी गई थी, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा उनकी भूमि को। और यही से उन लोगों ने, जो मुंडा जनजाति थी, उन्होंने यहाँ से अपना युद्ध जो है वो छेड़ दिया था, ठीक है। अब हम संताल विद्रोह के बारे में देखेंगे। जो संताल विद्रोह था, इसका आरंभ होता है आपके 1855 से लेके आपके 1856 के बीच में होता है। ये भी विद्रोह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कौल विद्रोह हुआ, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं, ठीक है। संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में हुआ था। संताल का ये जो विद्रोह था वो समस्त आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्रोह था, या लंबे समय तक चलने वाला था, ठीक है। विद्रोह का मुख्य जो मुख्यालय था वो था आपके भागलपुर से राजमहल के बीच में ये केंद्रित रहा था, यानी कि इसके बीच में लड़ा गया था। संताल विद्रोह को सिद्ध कानू चांद और भैरव नामक भाइयों ने इसका नेतृत्व प्रदान किया था। यानी कि आपके संताल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सिद्धू कानू और भैरव नामक ये दो भाई थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। सिद्धू की अगस्त 1855 में तथा कानू की फरवरी 1886 में इनको पकड़ के मार दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अंग्रेज इनको पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है, सिद्धू और कानू की, 1885 से लेके 1886 के बीच में। इसके बाद में मुंडा विद्रोह, जो सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह है आपका, ठीक है। कौन सा है? मुंडा विद्रोह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्रोह आपका, ठीक है। मुंडा विद्रोह आपके 1853 से लेके 1920 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये युद्ध शुरू हुआ था। बिरसा मुंडा के बारे में आपको पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है बिरसा मुंडा को। और हाल ही में इनके जब 100 साल की जयंती को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा स्पेशल इनकी जयंती को मनाया भी गया था। तो आपको बिरसा मुंडा को ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि जनजातियों का मसीहा कौन है, तो वो है आपकी बिरसा मुंडा, ठीक है। ये विद्रोह प्रारंभिक भूमि व्यवस्था खुटकट्टी भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरोध में था, लेकिन बाद में ये विद्रोह धार्मिक रूप में भी शुरू हो जाता है। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उल गुलान, यानी कि महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। यानी कि बिरसा मुंडा के विद्रोह को आपके उल गुलान या महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया था, ठीक है ना। और हजारा मुंडाओं को क्या बन गया था? नेता बन गया था। यानी कि 1895 में आते आते बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, ठीक है। और फिर वो सभी जितने भी मुंडा जनजाति थे उनका मसीहा बन गया था, एक तरीके से उनका नेता बन गया था।
1800 के प्रारंभ में, ठीक है, बिरसा को गिरफ्तार करके, ये गलत है आपका, 1800 नहीं 1900 है, ठीक है। बिरसा को गिरफ्तार करके उनको जेल में भेज दिया जाता है, जिनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एक बार मैं इसको डेट को चेक करके आपको कल की क्लास में बताऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, ठीक है ना। बाकी आपके मुंडा विद्रोह के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो देखना है कि बिरसा मुंडा का नेतृत्व किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। ये विद्रोह पहले तो भूमि व्यवस्था को लेकर था, लेकिन बाद में धार्मिक विद्रोह हो गया। बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, और फिर कैसे वो अपने सारे जितने भी मुंडा जाति थी उनका नेता बन जाता है। फिर अंग्रेजों के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है, और पकड़ने के बाद में उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने जो जनजातीय आंदोलन थे वो अपने कंप्लीट कर दिए। जनजातीय आंदोलन तो बहुत सारे हुए थे अलग अलग जगहों पे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही है जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। छोटे छोटे क्षेत्रों में छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, और उनका रीजन सेम ही था जो आप यहाँ पे देख रहे, कोई धर्म को लेके था, कोई भूमि को लेके था। तो सारे के सारे अपने अंग्रेजों के द्वारा किए गए अपने अत्याचार को लेकर ये विद्रोह उत्पन्न हुए थे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट विद्रोह जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, क्योंकि ये जो विद्रोह थे वो आपके एग्जाम में पूछे हुए, डायरेक्टली आपके पूछे हुए कि फकीर विद्रोह कब हुआ था। और जो ज्यादा आपके रिक्वायरमेंट वाले एग्जाम में यूपीएससी हुआ, या अभी तो यूपीपीसीएस भी बहुत ज्यादा उसकी के लेवल का एग्जाम है, तो फैक्ट पूछ लेता है कि किसने नेतृत्व किया था, उसका नेता कौन था। जब आपका एक या दो स्टेटमेंट बनते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो फकीर विद्रोह ध्यान रखना है कि 76 से लेके 77 में ये विद्रोह आपका लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद में आपके सन्यासी विद्रोह आपके 1770 से 80 के बीच में हुआ था ये। और ये विद्रोह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो उपन्यास है उसमें आनंद मठ में इसका उल्लेख है। उसके बाद में बहावी आंदोलन होता है 1820 से लेकर 70 के बीच में, और इस बहावी आंदोलन में आपकी यूथ का, ठीक है, महत्वपूर्ण रोल है, ध्यान रखना है। फिर आपका कूका आंदोलन हुआ था 60 से 70 के बीच में, 1860 से 70 के बीच में। फिर आपकी जनजातीय आंदोलन में कौल विद्रोह होता है 1832 से 37 के बीच में। संथाल विद्रोह होता है 1855 से 56 के बीच में। और फिर आपके मुंडा विद्रोह होता है 1853 से 19 के बीच में, जो बिरसा मुंडा जो थे, ठीक है, उन्होंने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। और बिरसा मुंडा को ही जनजातीय वासियों का मसीहा कहा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लासेस तक हमने अपने जो मराठा युद्ध को देखा, हमने आपके जनजातीय युद्ध को देखा हमने। और फिर कल से हम प्रॉपर जो अपनी क्लासेस में टॉपिक कवर कराएंगे वो होगा आपका 1857 की क्रांति से लेके होगा, ठीक है, ठीक है। 1857 की क्रांति से हम शुरू करेंगे वो टॉपिक। और उस टॉपिक को कल जब क्लासेस ली जाएगी तो उससे पहले आपको थोड़ा बहुत अपने किताब को खोल के देखिए एक बार कि कैसे 1857 की क्रांति पैदा हुई थी, क्या इसका रीजन था 1857 की क्रांति का, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे तो क्लासेस जब आप लेंगे ना तो आपको डायरेक्ट चीजें कनेक्ट होगी कि आपको जो मैं बता रही हूँ वो चीजें किस तरीके से आपके 1857 की क्रांति धीरे धीरे एक रुद्र रूप ले लेती है, और विभिन्न जगहों पर ये युद्ध आपके भारत में ऑलमोस्ट हर जगह पे ये फैल चुका था, ठीक है। तो कल हम प्रॉपर 1857 की क्रांति को समझेंगे, लेकिन इससे पहले जितनी भी आपको क्लासेस में कवर कराया है टॉपिक वो आप कवर कर लीजिएगा। अपने एक नोटबुक बनाइए, और उस नोटबुक में जो मैं कहती हूँ कि अगर ये आपका फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो उस फैक्ट को तुरंत ही नोट डाउन कीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। जब भी आप टहल रहे हैं या आपको मन नहीं लग रहा है तो आप उस टाइम पे उसका यूज कीजिए, क्योंकि फैक्ट आपको ऐसे ही याद होंगे। फैक्ट आपको पढ़ने से या समझने से नहीं, वो आपको रटना पड़ेगा। अगर कोई डेट है तो आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि बिना रटे वो आपको डेट याद नहीं होने वाली है। तो कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आप अपने जो आपको ऐसा टाइम मिल रहा है जहाँ आपको लगता है कि वो टाइम आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो उसको आप यूजफुल में ला सकते हैं, जो आपके कम से कम 5 से 10 मिनट का सिर्फ वो टाइम लेगा, ठीक है ना।
तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ये हर जगह ये प्लेटफॉर्म आपके अच्छे एक एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करवा सकता है, उसमें आपका रोल निभाए, ठीक है ना। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास आपको कैसी लगी है, ताकि हमें भी मोटिवेशन आए और आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस को और तरीके से लाया जा सके, और फिर अपने एग्जाम या अपने जो भी लक्ष्य बना रखा है कि आपको क्या फ्यूचर में बनना है, वो आप फ्यूचर में बन सके, ठीक है ना। तो आप अपना ध्यान रखिए। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव ए गुड डे।